आज हम स्टडी करेंगे जी सन्स एंड लवर्स। सन्स एंड लवर्स एक नावल है डी.एच. लॉरेंस का। तो इसको देखते हैं, थोड़ी सी इसकी स्टोरी, इसकी इंट्रोडक्शन और इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म है वो। तो सन्स एंड लवर्स इज़ वन ऑफ द मेजर नावल्स ऑफ डी.एच. लॉरेंस। ठीक है, डी.एच. लॉरेंस मेजर नावल है। सम क्रिटिक्स आर इंक्लाइंड टू कंसिडर इट हिज बेस्ट। ओके, तो उसको बेस्ट नावल कहते हैं। दस सैम्यूल सी च्यू इन अ लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड एडिटेड बाय एल्बर्ट सी बॉग ऑब्जर्व्स दैट इट रिमेन्स हिज ग्रेटेस्ट बुक। ओके, तो एल्बर्ट च्यू जो है इसने ये कहा है, सैम्यूल सी च्यू जो है उसने ये कहा है कि ये रिमेन्स हिज बेस्ट बुक है। More recent critical opinion told by F.R. Lewis ने कहा है, however, is inclined to place Sons and Lovers below Women in Love। ठीक है, कि ये Women in Love से नीचे है, and rightly so। It appeared first in 1913 before Lawrence has read Fried। ठीक है, तो फ्राइड को जब उसने नहीं पढ़ा था तो ये 1913 में ये उसने लिखा था। बट इवन देन हिज इंटरेस्ट in the unconscious and psychoanalysis is apparent from the book। तो एक फ्राइड की थ्योरी और अनकॉन्शियस और साइकोएनालिसिस इसमें भी हमें मिलता है। स्टोरी देखते हैं कि सन्स एंड लवर्स की स्टोरी क्या है। द स्टोरी ऑफ द नावल इज स्ट्रांगली ऑटोबायोग्राफिकल and the hero Paul Morrell is a representation of Lawrence himself। Lawrence tries to show how the excessive affection of a mother so overwhelms a family of boys that on growing up they cannot love but lust and thus remain unadjusted to the normalities of लाइफ। ठीक है, तो ये है कि उसने एक ऑटोबायोग्राफिकल सी स्टोरी बनाई है और उसमें पॉल मॉरल जो कैरेक्टर है ये उसके लॉरेंस खुद है, बेसिकली उसकी एक रिप्रेजेंटेशन है। लॉरेंस ने ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत है एक माँ की, वो उसकी फैमिली के लड़कों पे इतनी ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाती है, हावी हो जाती है कि वो फिर आम जो लाइफ है, नॉर्मेलिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, उसमें एडजस्ट नहीं हो पाते। पॉल मॉरल इज़ द सन ऑफ वॉल्टर मॉरल। ठीक है, अ कोलियर हु इज़ ड्रंकर्ड and had no good terms with his puritanic wife Gertrude। तो पॉल मॉरल जो है ये बेटा किसका जी, वॉल्टर मॉरल का। कोलियर है जो हु इज़ ड्रंकर्ड, लेकिन और उसकी प्यूरिटानिक वाइफ है गर्ट्रूड उसका नाम है। पॉल हैज़ टू ब्रदर्स विलियम एंड आर्थर, दो उसके भाई हैं। अ सिस्टर, एक सिस्टर है जिसका नाम एनी है। Between his father and mother there has grown a permanent rupture, and his mother now overwhelms her children with excessive affection। तो अब उसके दरमियान, हिज फादर और मदर के दरमियान एक परमानेंट रप्चर है, एंड हिज मदर नाउ ओवरवेल्म्स हर चिल्ड्रन विद एक्सेसिव अफेक्शन के साथ। व्हेन द चिल्ड्रन ग्रो अप विलियम गोज़ टू लंदन फ्रॉम हिज होम टाउन टू गेट अ बेटर जॉब। ठीक है, तो जो उसका भाई है विलियम, दो भाई थे ना, एक विलियम है दूसरा आर्थर। तो विलियम लंदन चला जाता है जॉब के लिए। देयर ही फॉल्स फैटली इल, वहाँ पर बहुत जानलेवा हद तक वो बीमार हो जाता है। आफ्टर हिज डेथ पॉल्स मदर टर्न्स टू हिम विद स्टिल ग्रेटर अफेक्शन। तो उसकी माँ जो है वो फिर भी उससे मोहब्बत करती है। व्हेन ही इज़ 16 ही स्टार्ट्स टेकिंग इंटरेस्ट इन अ गर्ल ऑफ 15 नेम्ड मिरियम। ओके, तो जब वो 15 साल का होता है पॉल, तो वो
मिरियम नामी एक लड़की में इंटरेस्ट शो करता है, ठीक है। ही लर्न्स टेकिंग He starts taking interest in a girl of 15 named Miriam. He joins a stocking mill and goes on meeting Miriam. ठीक है, तो स्टॉकिंग मिल जो है उसको ज्वाइन कर लेता है और वो उसमें फिर मिरियम जो है उसको स्टॉकिंग मिल को और फिर ऑन मीटिंग मिरियम हु स्टार्ट्स लविंग हिम पैशनेटली। उसको मिरियम को मिलता रहता है वहाँ पे जाके, वो भी इससे जो है वो पैशनेटली मोहब्बत करना शुरू कर देता है। बट पॉल कैन नॉट मस्टर द करेज टू टच हर, लेकिन उसको छूने की हिम्मत नहीं वो इकट्ठी कर पाता। पॉल एंड मिरियम गेट इन टू देयर 20s, 20 साल के हो जाते हैं। थ्रू मिरियम पॉल मीट्स क्लैरा डॉव्स, 5 years हिज सीनियर। तो पॉल के ज़रिए ही जो है, मिरियम के ज़रिए पॉल मिलता है क्लैरा डॉव्स से, जो कि उससे 5 साल सीनियर है। क्लैरा इज़ लिविंग अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड बैक्स्टर डॉव्स। तो क्लैरा जो है वो अपार्ट फ्रॉम हर, उससे अलहदा रह रही है अपने हस्बैंड से बैक्स्टर डॉव्स में, विदाउट एनी रेगुलर डाइवोर्स के बगैर। फॉर लॉन्ग पॉल्स मदर हैज़ बीन अर्जिंग हिम टू गिव अप हिज इंटरेस्ट इन मिरियम। तो पॉल की माँ उससे कहती रही है कि वो मिरियम से जान छुड़ा ले, इवन दो ही लाइक्स हर, ताकि उसे पसंद करता है। नाउ ही मेक्स बोल्ड टू टेल हर दैट ही विल नॉट लाइक टू मैरी हर। He suggests Clara to divorce her husband and marry him instead, but she refuses. Even when she gives herself up to him, Annie and Arthur gets married, and Paul's mother is more and more dependent upon him. ठीक है, तो वो क्लारा को भी कहता है कि तुम तलाक ले लो और हम शादी कर लेते हैं, लेकिन क्लारा उसे मना कर देती है। तो अब वो एनी जो है और आर्थर जो दूसरा इसका भाई था विलियम तो मर गया, तो ये दोनों की भी शादी हो गई है। तो अब पॉल ही पीछे रह गया है और उसकी माँ उसी पे डिपेंडेंट है। पॉल इज़ आल्सो अ गुड पेंटर एंड विंस न्यूमरस प्राइजेज इन एग्जिबिशंस। ही वांट्स टू गो अब्रॉड बट ही कैन नॉट लीव हिज मदर। तो पॉल जो है वो बाहर जाना चाहता है लेकिन वो छोड़ नहीं सकता अपनी माँ को। पेंटर वो अच्छा है। क्लैरा कैन नॉट सेटिस्फाई हिम, सो ही अगेन टर्न्स टू मिरियम। व्हेन मिरियम लेट्स पॉल हैव हिज ओन वे विद हर, हिज पैशन इज सैवेज एंड रूथलेस। नेवरदलेस his mind goes on getting torn between his love of Clara and Miriam. One day it is discovered that Paul's mother is suffering from an advanced stage of cancer, which is sure to kill her. जो एक दिन वो डिस्कवर करता है कि पॉल की मदर को कैंसर है जिससे वो मर जाएगी। पॉल इज़ टेरिफाइड at the impending calamity and turns to Clara for consolation. His mother is admitted to a hospital where one day he finds Clara's husband recovering from an attack of typhoid fever. He patches up the differences between Clara and her husband, who now start living together. उन दोनों को मिला देता है जो क्लैरा और उसका हस्बैंड, वो भी टाइफाइड से रिकवर हो रहा होता है उसी जगह पे। हिज मदर्स पेन इज़ इनटॉलरेबल फॉर पॉल, सो ही गिव्स हर एन ओवरडोज ऑफ मोरफीन, ठीक है, विच पुट्स अ परमानेंट एंड टू हर एगनी। शी डाइज, he feels completely lost. He bids goodbye to Miriam and wants to join his mother in the next world. But then he realized that even when he remains alive,
his mother will always be with him. This thought inculcates in him a new courage, and he sets about the task of starting his life afresh. तो ये उसकी स्टोरी है कि वो एंड पे खुद ही वो दर्द में होती है उसकी माँ, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, मॉर्फिन की ज़रा ओवरडोज दे देता है और वो मर जाती है। उसके बाद वो मरियम को भी गुड बाय बोल देता है और उसके बाद खुद भी वो मरना चाहता है लेकिन नहीं मरता। फिर वो एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करता है। अच्छा, अब बातें हैं इसके ऊपर क्रिटिसिज्म के ऊपर कि इट इज़ सेड दैट इन लॉरेंस novels it is not plots but the ideas which matter। ठीक है, तो मतलब वो क्रिटिसिज्म इसके नावल्स में ये है कि इसमें प्लॉट्स कोई नहीं होते, इसमें क्या होता है, आइडियाज़ होते हैं जो मैटर करते हैं। इन इज़ particularly true of this novel, so it is particularly true of this novel. Lawrence examines the effects of the overwhelming affection of a mother on the nurtured years of her son. The novel is quite autobiographical as Paul Morrell is a fictional version of Lawrence himself. He is in a class with such figures as Lily of Aaron's Rod, Somers of Kangaroo, Kate of the Plumed Serpent, and Birkin of Women in Love. All of them are identical with Lawrence himself, and they come in handy as exponents of the fiercely individualistic views of the novelist. However, the distinction of Paul Morrell is that through his career, Lawrence presents his own career as a young man. He is not just Lawrence's mouthpiece. Sons and Lovers is also, however, like other Lawrence novel, a novel of ideas. It shows how the strong personality of an overbearing and possessive, although kind and solicitous mother umbraculates the psyche of her sons so that they cannot grow normally and becomes good lovers. Lawrence's own sexual inadequacy is clearly perceptible in Paul Morrell's erotic instability and his frustrating shilly-shallying with Miriam, who stands for Lawrence's first sweetheart, Jessie Chambers. Lawrence's psychological knowledge is indeed impeachable, even when at the time of writing this novel he was unacquainted with the work of Freud. तो ये है जी, इसके ऊपर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी किया गया है। ठीक है, जो भी है।